डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं अलाओ और मैं हूं असद। इससे कबल आप अलाओ की 54 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 55 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। इस वक्त तक मैं कच्चे कमरों की छत पर जा चुका था। क्या हुआ? जहांगीर की आवाज मेरे कान में गूंजी तो मैंने उसे यह सूरत हाल बता दी। बंदे कितने हैं? शुएब ने पूछा। यही को 15 से 20 होंगे, मैंने कहा तो वो बोला, अपना ध्यान रखना, हम आते हैं। मेरे कानों में उनकी आवाजें गूंज रही थीं, जबकि नीचे कुत्ता मुसलसल भौंके चला जा रहा था। अगर मुझे कुत्ते की भनक पहले पड़ जाती तो मैं उसे गोली मार देता। कम से कम वो मेरी निशानदेही तो न कर सकता। वो सब लोग सहन में इकट्ठे हो गए थे। हर एक के पास कोई ना कोई असलहा था। इन सबको शक हो गया था कि कोई ना कोई ऊपर छत पर मौजूद है। कौन है ऊपर छत पर? सामने आओ वरना गोली मार देंगे। नीचे से आवाज उभरी तो मैं बिल्कुल छत के साथ चिपक गया था। वो जितनी मर्जी फायरिंग कर लेते, यहां मुझ पर फायर नहीं हो सकता था जब तक कि कोई छत पर आकर मुझ पर फायर न करता। मेरे चारों साथी तेजी से चारदीवारी की जानिब बढ़ रहे थे। बस चंद लम्हों का फासला रह गया था, फिर यके बाद दीगरे वो दीवारों पर चढ़ाए। तभी मैंने ऊपर से यके बाद दीगरे फायर करना शुरू कर दिए। इसके साथ ही चारों तरफ से फायर होने लगे। ऐसा सिर्फ आधे मिनट के लगभग हुआ था, लेकिन सहन में कोहराम मच गया था। सामने से फायरिंग हुई थी, लेकिन इसके साथ ऐसी चीखो पुकार मची थी कि सहन में भगदड़ मच गई थी। वो सब बरामदे की जानिब भागे थे। बख्तावर हिम्मत करके सहन में उतर आया था। उसने लकड़ी का फाटक खोल दिया, फिर अगले हिले में फाटक से बाहर की जानिब भाग निकला। बरामदे से कई फायर हुए थे। सहन में पड़े लोग चीखो पुकार कर रहे थे। इनके आहो बका ने माहौल को बेहद खौफनाक बना दिया था। इस कदर फायरिंग की आवाज से मवेशी भी डकारने लगे थे। बकरियां खौफजदा आवाज में मनमना रही थी। अचानक मैंने देखा दीवार पर कोई साया लहराया है। इसके साथ ही चमकीली आंखें उभरी और मातूम हो गई। मैं समझ गया वो कुत्ता दीवार पर चढ़कर मुझ तक आन पहुंचा था। मैंने कोई वक्त जाया किए बगैर उस पर फायर कर दिया। वो कराहता हुआ वहीं छत पर लोट पोट होने लगा। वो कुत्ता वफादारी में मर गया था। कौन हो तुम लोग? नीचे से किसी ने पुकारा, मगर कोई ऐसा बेवकूफ नहीं था कि उसे जवाब देता। वो आवाज की सिम्मत फौरन फायर कर सकते थे। मैं इन्हें पक्का जवाब दूं? आफ्ताब ने कहा। हाँ दे दो, शुएब ने कहा। क्या करने लगे हो? मैंने पूछा। बस एक हैंड ग्रेनेड अंदर फेंकना है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। उसने बड़े सुकून से जवाब दिया। ठीक है, मैंने कहा और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद धब की हल्की सी आवाज बरामदे के पास उभरी और फिर एक धमाका हुआ। इसके साथ ही कोहराम मच गया। मेरा ख्याल है अब हमें फोन कर देना चाहिए। बख्तावर की आवाज उभरी। हाँ कर दो, यही मुनासिब मौका है, शोएब ने कहा। इसके साथ ही दोस्तों की तरफ से खामोशी छा गई। कुछ देर बाद बख्तावर फोन कर रहा था। वो जिंदोड़ा को समझा रहा था कि तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। अभी जो कुछ हुआ ये महज वार्निंग है। सावल तो एक अकेला मरेगा, लेकिन यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर खुद को और अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो सावल को लेकर बाहर आ जाओ। वो मालूम नहीं क्या जवाब दे रहा था। कुछ मिनट बात करके बख्तावर ने कहा, वो मान नहीं रहा है। वो कहता है कि तुम लोग चले जाओ। वो खुद सावल को छोड़ देगा। यार मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में लो, मैं इससे बात करता हूँ, मैंने जिद होते हुए कहा। ठीक है, उसने कहा तो मैंने बख्तावर को फोन कर दिया। कुछ लम्हों बाद जिंदोड़ा भी लाइन पर था। जिंदोड़ा, तुमको मरना है या जिंदा रहना है? मैंने पूछा तो वो अकड़ लहजे में बोला, हर किसी को मरना है, तुम भी अभी मर सकते हो। चलो फिर तैयार हो जाओ। सावल को मारकर बाहर सहन में फेंक दो, फिर मैं देखता हूं तुम में से कौन बचकर यहां से निकलता है। मैंने गुस्से में कहा। तो तुम क्या चाहते हो? उसने धीमे लहजे में पूछा। तुम सावल को ऊंट पर बिठाकर जाने दो। मैं वादा करता हूं एक फायर किए बगैर वापस चला जाऊंगा। हम फिर किसी दूसरे मौका पर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, अगर तुम मेरा सामना करने की ख्वाहिश रखते हो तो। मैंने उसी तरह गुस्से में कहा तो एक लम्हे को सन्नाटा छा गया, लेकिन सहन में होने वाली चीखों पुकार फोन पर सुनाई दे रही थी। ठीक है, मैं सावल को बाहर भेजता हूं, लेकिन अपने वादे पर कायम रहना, उसने कहा। मैंने कह दिया सो कह दिया, सिर्फ 2 मिनट है तेरे पास, मैंने जवाबन कहा और फोन बंद कर दिया। हम सब अलर्ट हो गए थे। इसका कुछ पता नहीं था कि वो क्या सोच रहा था।
अगले 2 मिनट में सावल सेहन में आ गया था। मध्यम सी रोशनी में वो आगे बढ़ रहा था। वहीं एक ऊंट था। सावल इस पर बैठ गया, फिर ऊंट को खड़ा करके वो फाटक की जानिब चल दिया। बख्तावर, देखो सावल आ रहा है, उसे संभालो। हाँ मैं देख रहा हूं, उसने फौरन जवाब दिया। देखना वो ठीक है ना? मैं कोई मजीद लफ्ज नहीं कह सका। चंद मिनट बाद उसकी आवाज गूंजी, सावल ठीक है। ओके, क्या ख्याल है? मैंने पूछा। चले वापस? शोएब ने कहा तो मैं रेंगते हुए कच्चे कमरे की पुश्त पर चला गया। वो कोई 10-12 फुट ऊंचा था। मैं इसके साथ लटका और फिर हाथ छोड़ दिए। कच्चा कमरा और नीचे रेत होने के बायस मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तेजी से अंधेरे में गुम हो गया। हम फौरी तौर पर बस्ती बहादुर खान की जानिब नहीं गए थे, बल्कि सीधा उसी बस्ती की जानिब बढ़े थे जहां से हमने ऊंट लिए थे। वहां हमने ऊंट वापस किए और गाड़ियां लेकर बस्ती बहादुर खान की तरफ चल पड़े। मेरे दिमाग ये बात मान ही नहीं रहा था कि जिंदोड़ा ने अपना नुकसान करवाकर सावल को छोड़ दिया है। ये उसका दूसरी बार नुकसान हुआ था और इसके साथ जो हजीमत उसने उठाई थी, इसका बदला लेना बनता था। जख्मी शेर हो या जख्मी सांप, वो पलट कर बदला जरूर लेता है। यही बात मैंने अपने साथ बैठे शोएब से कही तो उसने सोचते हुए कहा, ऐसा हो सकता है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं अगर उसकी जगह होता तो लाजमी पीछा करता। मैंने कहा तो शोएब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर तेजी से बोला, ओए, वो पेरोजा के डेरे वाले लोग, तुम भूल रहे हो। वो डेरा किस जानिब है? हम घेरे जा सकते हैं, मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा। ये सोच आते ही मैं एकदम से परेशान हो गया था। तभी शोएब ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। इसका मतलब था कि मैं पुरसुकून रहूं। हम इस वक्त 2 गाड़ियों में थे। हमारी गाड़ी आगे थी। शोएब ने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। तभी पीछे से आफ्ताब ने फोन करके पूछा, ओ खैर है, किधर जा रहे हो? अभी हम बस्ती बहादुर खान नहीं जाएंगे, मैंने कहा। क्यों? उसने बेसाख्ता पूछा। हम थोड़ी देर वेरान टीलों पर बैठेंगे, गपशप करेंगे, फिर बस्ती जाएंगे, मैंने कहा। यह वाहियात ख्याल किसका है? मेरा, मैंने कहा तो कहका लगाकर हंसते हुए बोला, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। चलो ठीक है। उसने फोन बंद कर दिया। एक बड़े टीले के नीचे काफी सारी झाड़ियां थीं। मैंने गाड़ी उनके दरमियान लगा दी कि पहली निगाह में दिखाई न दे सके। दूसरी गाड़ी भी वहीं लगाकर हम सुकून से टीले पर चढ़कर बैठ गए थे। रात में सहरा का सन्नाटा भी बड़ा अजीब होता है। अगर कोई रोमानवी जोड़ा हो तो बड़ा रोमान परवर बन जाता है। इसके साथ अगर चांदनी हो तो इस रोमान में पागलपन की हद तक खुमार बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर कोई खतरा हो तो खौफनाकी और वहशत ज्यादा बढ़ जाती है। चांदनी हो तो दूसरों की निगाह में आ जाने का डर पागलपन की हद तक परेशानी बढ़ा देता है। हम दायरे में बैठे हुए थे। मैंने अपना ख्याल इन्हें बता दिया तो शोएब ने रसान से कहा, देखो, हमने तो इन्हें कुछ नहीं कहा था ना। इन्होंने खुद सावल को पकड़ा भी और फिर हमें ललकारा भी। अब सावल को वापस तो लाना था। अब अगर वो हम पर किसी तरह भी चढ़ाई करते हैं, हमें दिफा तो करना है, चाहे जैसे भी करें। इसलिए अभी से मत सोचो। तो बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन अलर्ट भी तो रहना चाहिए, आफ्ताब ने कहा। तो वो बोला, यार बात सुन, ये अलर्ट तो हम हर वक्त रहते हैं, चाहे सोए हुए भी हो। हम सोचते कुछ है मगर हो कुछ चाहता है। इस सहरा में हमारे चारों तरफ दुश्मन है, किसी तरफ से भी कुछ भी हो सकता है। मुदस्सर ने धीमे से लहजे में कहा, तो बस फिर सोचना किस लिए? अगर इन्होंने हमला किया तो फिर देखा जाएगा। शोएब ने उकताए हुए अंदाज में कहा। तो हमने वो मौजू ही छोड़ दिया। रात का आखिरी पहर चल रहा था। सब टीले पर जमा थे। सभी यूं लेटे हुए थे जैसे किसी आरामदेह बेड पर हों। मैं और शोएब थोड़े फासले पर बैठे यही सोच रहे थे कि पेरोजा को यहाँ लाने के लिए कुछ किया जाए या फिर शहर जाकर ही उसे उठाया जाए। ऐसे में कोई 2 किलोमीटर के फासले पर चंद गाड़ियां तेजी से आती हुई दिखाई दी। अब वो न जाने कौन थे, लेकिन हम पूरी तरह चौकन्ना हो गए। शोएब ने साथियों को बताया तो वो सब उठकर बैठ गए। वो गाड़ियां लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। मैंने गौर किया, ये कोई आम रास्ता नहीं था जिस पर गाड़ियां बगाए चले आ रहे थे। सहरा में लोग रास्ते का बड़ा ख्याल रखते हैं। आमतौर पर वही रास्ता इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जो पहले से इस्तेमाल में हो। इस तरह आम रास्ते से हटकर हमारी तरफ ही क्यों आ रहे हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 4-5 गाड़ियां थीं। वो जरा सा टेढ़ा रुख लिए हुए थी। अगर वो इसी तरह चलती रहती तो वो हमारे करीब से गुजर कर जा सकती थी। इस दौरान शोएब को न जाने क्या सूझी। उसने 3 अफराद को सामने वाले टीले पर चले जाने को कहा। इनकी जैकेटों में हर तरह का असलहा था जैसे हमारे पास था। वो तेजी से भागते हुए सामने वाले टीले पर चढ़ गए थे। जरा सी देर में वो अंधेरे का हिस्सा बन गए, लेकिन हम सब एक दूसरे के राब्ते में थे। अब सूरत हाल ये थी कि अगर वो हमारे दोनों टीलों के दरमियान से गुजर जाते तो हमने इन्हें छेड़ना भी नहीं था। हाँ, अगर वो इर्द गिर्द कहीं रुक कर हम पर हमला करने की कोशिश करते तो हम उन्हें जरूर जवाब देते।
क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं था कि वो कौन लोग हैं। हमारी निगाहें इन गाड़ियों पर जमी हुई थी। वो यूं हमारे सामने आकर रुक गए कि जैसे इन्हें हमारे यहाँ होने का यकीन हो गया हो। मुदस्सिर के साथ दूसरे साथी हमारी दाईं जानिब थे, जबकि वो लोग बिल्कुल सामने आकर रुके थे। वो इस गुजरगाह पर नहीं आए थे जिस पर हम तवक्का कर रहे थे। वो एक दूसरी सिमत पर रुक गए थे। वो 5 गाड़ियां थीं। इनमें सवार कितने थे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था। इन्हें वहां रुके हुए 5 से 7 मिनट गुजर गए थे। इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला था। सिर्फ एक गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन थी, बाकियों ने लाइट्स बुझा ली थी। बस इंडिकेटर रोशन थे। हम बुत बने इन्हें देख रहे थे। इनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही थी। इसी दौरान में अचानक सावल का फोन बज उठा। हमें लगा जैसे हमारे दरमियान कहीं बम फट गया हो। यह आवाज हमारी निशानदही के लिए काफी थी। सावल ने बड़ी तेजी से फोन निकाला तो मैंने झपट कर कॉल रिसीव कर ली। बेल बजना तो बंद हो गई थी। दूसरी तरफ से कोई अजनबी बोल रहा था। सावल मेरे बिल्कुल करीब कान लगाकर बैठ गया। इसकी दूसरी जानिब से शुएब सुनने लगा। धीमी धीमी आवाज उबर कर सुनाई दे रही थी। तुम कहाँ हो सावल? मैं अपने घर हूं, उसने होले से कहा। घर में कहाँ? उसने फिर पूछा। बस्ती चिराग शाह, ये जवाब देकर उसने फौरन पूछा, लेकिन तुम इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? यार मैंने सुना है वो अली तुम्हें जिंदोड़ा से चुरा कर ले गया है। मैं तुम्हारी खैरियत पूछना चाह रहा था, उसने तेजी से कहा। मैं खैरियत से हूं और अपने घर में हूं, उसने फिर दोहरा दिया। तो अजनबी ने फिर पूछा, घर में हो तो इस वक्त जाग रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं? बस यार दित्तू, मौत के मुंह से वापस आया हूं। अभी तक मुझ पर खौफ तारी है, नींद क्या खाक आएगी? सावल ने बर वक्त जवाब दिया था। मैं आ जाऊं तुम्हारे पास अगर कोई परेशानी है तो? उसने बड़ी हमदर्दी से पूछा। नहीं, बस अब दिन चढ़ने वाला है, 1-2 घंटे रह गए हैं, सावल ने जवाब दिया। यार एक बात की समझ नहीं आई, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो पूछूं? उसने बड़े नर्म अंदाज में पूछा। पूछो, उसने कहा। ये अली तुम्हें खुद यहाँ बस्ती चिराग शाह छोड़ कर गया था या तुम अकेले आए हो? मैंने कोई कार जीप तो नहीं देखी, ना ही कोई आवाज आई। वो मुझे बस्ती से काफी फासले पर छोड़ कर चले गए थे, सावल ने जवाब दिया। तो उसने तेजी से पूछा, यार ये जिंदोड़ा ने अच्छा नहीं किया तुम्हें पकड़कर। लड़ाई उसकी अली के साथ है और पकड़ा तुम्हें। चल कोई बात नहीं, मैं भी उससे बदला ले लूंगा। ये थोड़ा है, उसके बंदे भी मरे होंगे, जख्मी भी हुए, सावल ने कहा। ये तो सुबह पता चलेगा कि क्या हुआ। खैर तुम आराम करो, मैं सुबह आऊंगा तुम्हारे पास, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और कॉल बंद कर दी। सावल ने फोन कान से हटाया। कॉल बंद होने का यकीन करके उसने फोन की बेल कम की और मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हें समझ आ रही है ये हो क्या रहा है? शुएब ने धीमे से पूछा। समझ रहा हूं, ये सावल का फोन ट्रेस करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अब समझ जाओ इनके पास भी जदीद आलात हैं, लाजमी तौर पर बाहर से बंदे इनमें मौजूद हैं। मैंने होले से कहा, क्या अब ये रुके रहेंगे? दूसरे टीले पर मौजूद आफताब की आवाज गूंजी। खड़े रहें, हमारा क्या लेते हैं? जहांगीर की आवाज आई। देखो ये क्या करते हैं, अगर ये असलहा लेकर निकले तो इस वक्त तक कुछ नहीं करना जब तक कि वह हमें निशाना न बनाए। अगर शुएब ने कहना चाहा तो जहांगीर की उकताहट भरी आवाज उभरी। हाँ समझ गए यार। सब खामोश हो गए। सामने गाड़ियां स्टार्ट खड़ी थीं। हैरत अंगेज बात यह थी कि इनमें से कोई भी नहीं निकला था, जैसे इन्हें यकीन हो कि हम यहीं कहीं आस पास मौजूद हैं। मुझे लगता है गाड़ियों से कुछ लोग उतरकर हमें इर्द गिर्द तलाश जरूर कर रहे होंगे। अचानक आफताब ने कहा तो मुझे ख्याल आया, हम तो गाड़ियों की एक तरफ ही देख रहे थे। मुमकिन है वो दूसरी तरफ से निकलकर टीलों में निकल गए हों। हम ये समझ रहे हैं कि गाड़ियों में से कोई नहीं निकला। इन्हें क्या पता हम इस तरफ हैं और इन्हें दूसरी जानिब ही निकलना है। कोई नहीं निकला अभी तक, जहांगीर की आवाज गूंजी। इन्हें वहां खड़े हुए 15 मिनट से भी ज्यादा हो गए थे। तभी अचानक मुझे ख्याल आया तो मैं सावल को समझाने लगा कि वो दोबारा दित्तू को कॉल करके क्या कहे। सावल ने कॉल मिला दी। दूसरी जानिब से उसने कॉल रिसीव कर ली। तभी सावल ने कहा, यार मुझे बड़ा खौफ आ रहा है, तुम अगर नहीं सोए हो तो मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तुम कह रहे थे कि मैं ना हूं, उसने उकताहट से कहा। नहीं यार, इधर आ जाओ, गपशप करते हैं। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं, सावल ने पूछा। देख यहां तुम्हारे दुश्मन हैं, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि अली तुम्हें वहां बस्ती में क्यों छोड़ गया है। तुम घर रहो, मैं आता हूं, उसने कहा। तो अपनी ही बात में बहुत बड़ी गलती कर गया। उसने लफ्ज वहां इस्तेमाल कर लिया था। एक बार उसने यहां कहा और दूसरी बार वहां। इसका मतलब था कि वो यहां हमारे सामने था। मैंने सावल को फोन बंद कर देने का इशारा कर दिया। चल ठीक है, आजा, सावल ने कहा और फोन बंद कर दिया। 2 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि गाड़ियां चल पड़ी। मुझे अगली सूरत हाल की भी समझ आ गई थी कि क्या होगा।
وہ گاڑیاں ہم سے کافی دور جا چکی تھیں۔ تبھی میں نے سانول کو سمجھایا کہ اب کس طرح کا فون آئے گا۔ ہم سب انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ گاڑیاں تو نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں، لیکن دتو کا پھر فون آ گیا۔ اس نے بڑے غصے میں کہا، سانول تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، تم تو اپنے گھر پر ہو ہی نہیں، میں تمہارے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، اگر یہی بات میں تم سے کہوں تو؟ سانول نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی تو میں نے سوچا تمہاری طرف آ جاؤں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بھابھی کہتی ہے کہ تم رات ہی سے گھر پر نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، سانول نے غصے میں کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو اور الزام مجھ پر لگا رہے ہو، اب اگر تم نے مجھے فون کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سانول سے پوچھا کہ اس کا کوئی قابل اعتماد دوست ہے؟ ہاں ہے، بولو، اس نے تیزی سے کہا۔ اسے کہو دتو کو دیکھے، اس کی نگرانی کرے، صبح اسے ہر حال میں اٹھانا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ انہی گاڑیوں میں تھا۔ میں نے یقین سے کہا، میں ابھی اس کے ذمہ لگاتا ہوں، وہ جان پر بھی کھیل کر دتو کے بارے میں بتائے گا۔ سانول نے کہا اور فون نکال کر نمبر ملانے لگا۔ میری تشویش بڑھ گئی تھی۔ لوکیشن پر آنے کا مطلب یہی تھا کہ پیروزہ نے میرے مقابلے پر تربیت یافتہ لوگ بھیج دیے تھے۔ کیا پیروزہ کی رسائی اس حد تک ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ تربیت یافتہ لوگ رکھ سکے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس سے پریشانی بڑھ گئی تھی۔ مجھے لگا پیروزہ تک پہنچنے کا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ اس نے جو دیوار اپنے ارد گرد کھڑی کر لی تھی، اسے توڑنے میں وقت تو لگنا تھا۔ دن نکلنے کے آثار پیدا ہو گئے تھے جب سانول کے دوست کا فون آیا۔ اس نے وہی بتایا جو میرے ذہن میں تھا۔ کچھ دیر پہلے پیروزہ کے ڈیرے پر گاڑیاں آئی تھیں، پھر تھوڑی دیر بعد دتو ڈیرے سے نکلا تھا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ یہ آنکھ مچولی بڑی اعصاب شکن تھی، لیکن اس میں بہت کچھ واضح ہو گیا تھا۔ پیروزہ نے یوں ہی چودھری آصف کی بات نہیں مانی ہوگی۔ وہ میرے انتقام میں یا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو دن اچھا خاصا چڑھ آیا تھا۔ جہانگیر دوسری چارپائی پر پڑا تھا، باقی لوگ دوسرے ٹھکانے پر موجود تھے۔ میں یوں ہی کسل مندی سے چارپائی پر پڑا ہوا تھا کہ بختاور گوپے میں آ گیا۔ اس نے پہلے تو ہمیں یوں پڑے دیکھ کر واپس پلٹ جانا چاہا، پھر مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر میرے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑی جلدی جاگ گئے ہو، میں نے کہا۔ ہاں، مجھے بابا نے جگا لیا تھا، اس نے دھیمے سے جواب دیا۔ خیر تھی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص نہیں، بس وہ دتو کو پکڑ کر لائے ہیں، سویا پڑا تھا گھر میں، لے آئے ہیں اسے، اس نے بتایا۔ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم فریش ہو جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر لاتا ہوں، اس نے کہا اور پھر اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دتو میرے سامنے تھا۔ ابھی تک اسے یہ بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے کیوں لایا گیا ہے۔ جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تھی، وہ تب سے خوف زدہ تھا۔ میں کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں پوچھا، دتو تم کس طرح مرنا پسند کرو گے؟ میں مرنا؟ کیا ہو گیا؟ میرا قصور؟ وہ ایک دم سے حق لاتے ہوئے بولا۔ دیکھا، اب بھی میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے سچ تو بتانا نہیں، وفاداری نبھاتے ہوئے مر جانا قبول کر لینا ہے، اس لیے میں نے سیدھے طریقے سے پوچھ لیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے۔